तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार टू ओरिजिन लैंड के एपिसोड नंबर 375 में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले कह देता हूँ कि टेल्स ऑफ वार्डिंग गॉड की आज एपिसोड्स नहीं आएंगी क्योंकि मेरी तबीयत और साथ में मेरा पेट दर्द कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए यहाँ पर उसको नहीं लाऊंगा। इसके ला रहा हूँ क्योंकि आज लूफेंग की ब्रेक थ्रू होने वाली है और मैं पहले ही बता दूँ कि इस चैप्टर में वो ब्रेक थ्रू वाला मज़ा नहीं आएगा, कल आएगा, लेकिन ब्रेक थ्रू इस एपिसोड में ही हो जाएगी, बस थोड़ी देर बाद ही। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफेंग ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। लूफेंग अपने 15 क्लोन्स के साथ टेस्ट करता है और फाइनली उसे समझ में आ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। लूफेंग इसी के साथ अपने ऑरिजिन सिस्टम पे काम करने लगता है और वो अपने लाइफ कोर्स को क्रिएट करना चालू करता है। लूफेंग की लाइफ कोर्स ह्यूमन एंसेस्टर्स से काफ़ी डिफरेंट होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स थे, तो लूफेंग ह्यूमन प्रैक्टिशनर फैक्शन से आता है। बताया जाता है कि ह्यूमन एंसेस्टर की लाइफ कोर्स वो नेचुरली बनती है जन्म लेने के साथ ही, और वो आगे चलकर इवॉल्व होना शुरू करती हैं और लाइफ कोर्स धीरे धीरे एडवांस होने लगती हैं। उनकी कोर्स कई सारे मिस्ट्रीज को रखते हैं, उनके अंदर बाउंडलेस एनर्जी होती है, यहाँ तक कि एंचेस्टर लेवल्स के बंदों की सोल्स तक उन्हीं कोर्स में ही मौजूद होती हैं। इसी वजह से उनके कोर्स को सैटर कर दिया जाए तो ह्यूमन एंचेस्टर बड़े ही आराम से मारे जा सकते हैं। लेकिन लॉर्ड्स के पास ऐसे कोई भी वीकनेसेस होते ही नहीं है। नेचुरली लूफेंग भी इसी वजह से अपनी कोई वीकनेस नहीं बनाना चाहता, इसलिए उसने अपने ऑरिजिन के मिस्ट्रीज को कॉम्प्रिहेंड किया और उसने अपने ऑरिजिन सिस्टम को डेवलप किया जो कि उस पर सबसे ज़्यादा सूट करती थी। लूफेंग की ऑरिजिन कोर के अंदर कोई भी सोल नहीं थी, जैसे हमने एंचेस्टर्स में देखा कि उनके अंदर सोल्स होती, लेकिन लूफेंग के अंदर कोई सोल्स होती नहीं। उसके ऑरिजिन कोर को डिस्ट्रॉय कर दे तो लूफेंग की बॉडी फिर से रिफॉर्म हो जाएगी, लूफेंग मरेगा ही नहीं, कोई भी लॉर्ड मरता ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे लूफेंग का कोर जो होने वाला है उसमें सिर्फ बाउंडलेस एनर्जी होगी, लेकिन उसके अंदर इवॉल्व होने की एबिलिटीज़ नहीं होंगी और ना ही उसके अंदर कोई सोल होगी, और वो एक सिंप्लीफाइज एक सिंपल लाइफ कोर ही होगी क्योंकि जितने भी सिंगल ऑरिजिन कोर होते हैं वो ह्यूमन एंचेस्टर के लाइफ कोर से बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर होते हैं। ऑफ कोर्स एंचेस्टर्स की उनकी लाइफ उन पे लगी रहती है लेकिन लॉर्ड्स की तो नहीं रहती ना। लेकिन लूफेंग यहाँ पे एक सिंगल कोर थोड़ी ना बना रहा था, लूफेंग कई सारे ऑरिजिन कोर्स को, काउंटलेस ऑरिजिन कोर्स को बना रहा था। जो सीयर वॉल्यूम लाइफ फोर्स थी उसकी पावर अपने एंचेस्टर्स को भी सरपास कर देती है। एक 200 रहता तो कोई मतलब नहीं था, लूफेंग उनकी पावर्स को सरपास नहीं कर पाता, लेकिन अभी के फ़िलहाल काउंटलेस थी तो वो ज़्यादा सरपास करती। अब देखो यहाँ पे मैं धीरे धीरे बोलूँगा क्योंकि सच में पेन हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चैनल चलने वाला ऐसे थोड़ा ना है। जिसके साथ वहाँ पर लूफेंग और भी बकवास करने लगता है और वहाँ पर वो कहता है कि मेरी सीड वॉल्यूम वो तो पास हो चुकी है। अब यहाँ पे लूफेंग अपनी ह्यूमन पावर को फाउंडेशंस के रूप में रख रहा था, लाइफ एंड डेथ को ऑरिजिन कोर के साथ इंटरवाइन कर रहा था। बिलियंस ऑफ कोर्स लूफेंग की इवॉल्व में मदद करने वाली थी, इसलिए लूफेंग को बाकी किसी और चीज़ की कतई ज़रूरत नहीं थी। एक प्रैक्टिशनर होने के नाते लूफेंग की पावर्स उनके डॉज के अंदर ही होती हैं, जब तक डॉज रहेगी तब तक लूफेंग मरेगा नहीं। ऑफ कोर्स लूफेंग को अगर मारना है तो लाइफ एंड डेथ डॉग को ही डिस्ट्रॉय कर दो, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि लाइफ को डिस्ट्रॉय करोगे तो हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हर एक चीज़, मतलब लाइफ के बिना कोई चीज़ है ही नहीं। और जैसे जैसे लूफेंग अपने क्लोन को परफेक्ट करता है तो लूफेंग अपने आप को एडवांस भी करता है। मतलब लूफेंग ने पहले 15 क्लोन से सीखे थे, उससे अपनी वो एक बहुत ही भयंकर वाली ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डॉग क्रिएट कर चुका होता है। लेकिन हमें बताया जाता है कि लूफेंग ने सीखा तो, लेकिन उसके बावजूद भी लूफेंग टेंस ऑफ मिलियन टाइम्स फिर से प्रैक्टिस करता है और लूफेंग ने यह एज्यूम नहीं किया था कि वो इस टाइम सक्सीड हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा था वो अपने सक्सेस के काफ़ी ज़्यादा करीब थी। जिसके साथ हमें ऑरिजिन लैंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हॉर्न मैन अपने 3 फिगर्स ड्रैंक मंदों के साथ मिलकर बात कर रहा था और वो हॉर्न मैन कहता है, ब्रदर लैंग तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ हो, तुमने हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म में ब्रेक थ्रू किया और वो भी ब्लड लाइन को कॉम्प्रीहेंड करके।
तो टियांगलेंग कहता है कि ये तो बस एक लक था, मैंने बस हीरोमा ब्लड लाइन को परफेक्टली इनकाउंटर किया जो कि मेरे साथ अच्छे से मेल खाती है, जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर गया। अब यहाँ पे वो उन सारे वर्ल्ड क्लास हीरोमा लाइफ फॉर्म्स के सामने बड़ी अच्छे से पेश आ रहा था क्योंकि वो अपने लिमिट को जानता था। तो वहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुमने 70% को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये पावर्स को दर्शाती हैं, तुम्हारी ये प्रोफाउंड फाउंडेशंस काफ़ी बेहतर हैं और तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि तुम अर्ली से परफेक्शन स्टेज में जा सकते हो। और वहाँ पे और भी बंदे थे जिनमें एक रेड नोज भी था जो कि उसकी तारीफ़ करने लगता है, जिसको सुनकर टियांगलेंग स्माइल करने लगता है। अब यहाँ पे उसने भले ही ये किया था लेकिन उसने 70% ही किया था, तो उसको ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी इसकी एक एब्सोल्यूट लिमिट होती है क्योंकि उसने प्रैक्टिशनर फैक्शन से ये सुन रखा था कि जितने भी फ्यूजन पाथ के बंदे होते हैं तो वो जब ब्रेक थ्रू करते हैं तो वो ऑलरेडी मल्टीपल वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर चुके होते हैं, जबकि उनकी स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन सब चीज़ काफ़ी स्लो होती हैं। उनकी इनेट पोटेंशियल्स अब सब ब्लड लाइन वालों को सरपास कर देती हैं। लेकिन कई सारे फ्यूजन पाथ ब्लड लाइन पाथ को चूज़ करते हैं, जैसे लॉर्ड न्याइको को देख लो, लेकिन उनके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि ब्रेक थ्रू कर पाया होता है, जिसकी वजह से टियांगलेंग जैसे बंदा जो कि एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे इतने लो लेवल से पहुंचा है तो उसके लिए कोई भी आसान थी ही नहीं। अब यहाँ पे हॉर्नमैन उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है, ब्रदर टियांगलेंग, तुम हमारे फैक्शंस के ब्लड लाइन फैक्शंस मतलब तुम हमारे फैक्शंस के प्रैक्टिशनर फैक्शंस के 186 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म हो जिसने ब्लड लाइन पाथ को फॉलो करके ब्रेक थ्रू किया है, और परहैप्स तुम आगे चलकर एक नए लॉर्ड भी बन सकते हो। शायद तुम लॉर्ड नाइगू के पाथ को चूज़ करके आगे बन सकते हो और क्या पता एक और लॉर्ड बन जा। जिसको सुनकर वहाँ पे लेड नॉर्ड हंसते हुए कहता है, ब्रदर गैंगियो तो सच में तारीफ़ कर रहा है, तुम्हारी टैलेंट से तुम्हारे पास एक चांस है, लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता। जिसके साथ वहाँ पे लॉर्ड नाइगू मतलब अपना टियांगलेंग कहता है कि मैं बस एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बना हूँ, वो भी ब्लड लाइन पोटेंशियल से, और एक लॉर्ड बनना मैं तो इसके सपने भी नहीं देख सकता हूँ। मतलब देख रहे हो, उसको सपना भी नहीं देखना चाहिए। ऑफ कोर्स उसकी खुद की लिमिट है, आखिरकार वो कैसे एक लॉर्ड बनेगा। जिसके साथ वहाँ पर वो बात करने लगते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि देखो ऐसी बातें, और हॉर्नमैन कहता है कि ब्रदर गैंग्यू तुम एक फ्यूजन पाथ प्रैक्टिशनर हो, तुम्हारी टैलेंट हम सबसे सरपास करती है, और यहाँ पर तुम ऑलरेडी कैजुअल से ब्रेक थ्रू करने से पहले 5 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को कॉम्प्रिहेंड कर चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल और साथ में टैलेंट हम सबको सरपास करती हैं। अब यहाँ पर वो बंदा वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनने से पहले उसने बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से उसने अपने आप को इतना टैलेंटफुल साबित किया। अब वो भी फ्यूजन पाथ प्रैक्टिशनर्स में से एक था, लेकिन उसने अपने आगे चल के रास्ते को चेंज किया। लेकिन जैसे लॉर्ड नाइगू और लॉर्ड जिंग मैंग को देख लो, तो वो अपनी वीक स्टेज में ट्रांसेंड करने से पहले भी ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को ऑलरेडी समझ चुके थे, जो कि उनके पोटेंशियल को दर्शाती हैं। और ये बंदा तो सिर्फ 5 को ही स्टडी किया था, जो कि ज़्यादा सफिशेंट नहीं है एक लॉर्ड बनने के लिए। जिसके साथ वहाँ पे और भी बातें होने लगती है, लेकिन यहाँ पे सबको स्किप करता हूँ क्योंकि नहीं हो रहा उतना। तो यार यहाँ पे उनमें और बातें होती हैं, और वहाँ पर एक बंदा कहता है कि ब्रदर टियांगलेंग तुम्हें तो ब्रेक थ्रू की कुछ एपोज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लॉर्ड तुम्हें समझ नहीं किए। तो टियांगलेंग कहता कि नहीं, जिसको सुनकर हॉर्नमैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड्स के पास काउंटलेस क्लोन्स होते हैं, एटलीस्ट ओरिजिन लैंड में तो एक तो ऑलरेडी होते ही हैं। अगर वो वॉर के सिचुएशंस में क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हें ज़रूर समन करते हैं। लगता है कि यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स आने के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भयंकर बैटल हो चुकी है, इसलिए वो ज़्यादा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक वर्ल्ड क्लास का आना हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है, तो आखिरकार वो डीले क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे उनमें और भी आर्ग्यूमेंट करने लगते कि हो सकते हैं कि उनके अलग अलग राय विचार हो, मतलब अलग अलग आर्ग्यूमेंट देने लगते हैं। तो इन सबको स्किप करके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो हमें सीन चेंज का ओरिजिन लैंड के डार्क लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सातों लॉर्ड एक साथ गैदर होते हैं और एक साथ पेशेंसली वॉर के पॉइंट पे वेट कर रहे थे, और अभी अपने फ्यूचर कंपेनियन मतलब लू फेंग का वेट कर रहे थे कि कब वो
ब्रेक थ्रू करेगा। लेकिन हमें दिखाया जाता कि वो बैठकर बात कर रहे थे, तभी उन सातों की नज़र अपने हिनवन आइलैंड की तरफ जाती है और वहाँ पे युआन उसका देखकर एक्साइटमेंट में कहते हैं कि क्या क्या उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। मतलब यहाँ पे हमें पहली झलक मिलती है, पता चलता है कि लू फेंग ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब यहाँ पे कंप्लीटली नहीं बताया गया लेकिन आगे बताया जाएगा, जिसके साथ वहाँ पे ये बताया जाता है कि युआन कैसे प्रैक्टिशनर फैक्शंस का सबसे पहला लॉर्ड बना था। वो अपने वीकेस्ट इरा में था, जहाँ पे उसने अपने आप को ब्रेक थ्रू कराया और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से सारे बंदों को बचाया। उस वक्त तक उसकी अकेले की स्ट्रेंथ काफ़ी छोटे रीजन्स को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसने लड़ाई की और आगे जैसे जैसे एक नया लॉर्ड जन्म लेता, युआन की खुशी बढ़ती जाती। लू फेंग अपने इमरजेंस पे था और यहाँ पर एक और पावरफुल एंटिटी आने वाला था, तो युआन सबसे ज़्यादा खुश होता है। अब लॉर्ड जिन हंसते हुए कहता है कि ब्रिलियंट, जिसके साथ वहाँ पे वो सब तारीफ करने लगते हैं कि जब से वो यहाँ पे आया है तो उसकी एक्चुअल सेक्लूजन्स लगभग 2.5 बिलियन इपोज तक ही रही हैं और वो ऑलरेडी इतने कम समय में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो वहाँ पे वो उसकी तारीफ करते हुए कह रहा था। अब वो कहता है कि जिंग मैंग वो तो तुमसे भी ज़्यादा फास्टर है। तो जिंग मैंग कहता है कि जितना फास्टर हो उतना बेटर हो। अब यहाँ पे उनमें काफ़ी ज़्यादा बात थी और वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस नए लॉर्ड्स आने की वेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक चीज़ पता था कि लू फेंग अपने हिनवन लाइफ एंड डेथ डॉ से काफ़ी बेहतर करेगा और उनकी कॉम्बैट एबिलिटी जिंग मैंग से भी काफ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे लॉर्ड जिंग मैंग के बारे में बताया जाता कि वो भले ही काउंटलेस टाइमलाइंस में हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हो, लेकिन यहाँ पर उनकी पावर्स स्पेस एंड टाइम से थी। वो डायरेक्टली उन सारे ह्यूमन बींग्स पर अटैक नहीं कर सकते थे, वो किसी चेस के मोहरे की तरह प्लान बनाकर अटैक करते थे और हेड ऑन बैटल में किसी टेरिफाइंग ऑफेंसिव अटैक्स वाले बंदे की ज़रूरत होती है जो कि लू फेंग साबित होकर आएगा, जिसके साथ वहाँ पे और भी उनमें बातें होने लगती हैं जो कि लू फेंग के बारे में होती हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि जैसे जिंग मैंग तुमने ब्रेक थ्रू किया था फोर्स से, वैसे ही अभी लू फेंग भी कर रहा है, तो वो भी अपने आप को पावरफुल बनाएगा। अब यहाँ पे जिंग मैंग के अलावा बाकी के अदर 6 लॉर्ड्स फर्स्ट पहले वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बने थे, बाद में आगे चल के उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाया, तब ब्रेक थ्रू किया। मतलब ये कह लो कि जिंग मैंग डायरेक्टली अपनी कैजुअल से ब्रेक थ्रू करने के बाद एक लॉर्ड बन चुका था। वहीं पे बाकी के लॉर्ड्स पहले वर्ल्ड क्लास बने, फिर बाद में ब्रेक थ्रू किए थे। और जो भी बंदे अपने आप को फोर्सफुली ब्रेक करते हैं तो यह उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी थोड़ी सी कैपेबिलिटीज़ कहीं ना कहीं कम होती है, जो कि लू फेंग में हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे और भी चीज़ें बातें होती हैं। अब यहाँ पे जो भी फोर्सफुली ब्रेक करता है उनकी पोटेंशियल्स काफ़ी इमेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लॉर्ड अपने एसेंस के हाईएस्ट लेवल तक को पावर्स को ग्रैप्स कर चुके थे, लेकिन उनके अंदर भी स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि आपने थ्रोन ऑफ सील में देखा होगा कि कैसे 9th लेवल में आ जाने के बाद भी उसके अंदर भी 10 लेवल्स होते हैं। आई थिंक 10 या 9 लेवल्स होते हैं, जो कि 1 लाख पॉइंट्स के साथ बढ़ते जाते हैं। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम किए गए हैं। मतलब यहाँ पर सारे लॉर्ड्स के अंदर भी पावर्स के डिफरेंस हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लॉर्ड्स एकदम से इमॉर्टल है और सारे इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनके बीच में भी अपने अलग अलग लेवल्स होते हैं। उनकी आंखों में लू फेंग जो कि अभी ब्रेक थ्रू किया है वो भी उन्हीं स्टेप पे होगा। बताया जाता कि लॉर्ड जिंग मैंग वो ब्रेक थ्रू किए थे तो उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया था और युआन वो आधे स्टेप को ही फॉरवर्ड ले पाए थे। मतलब स्टेप को कह सकते हो तो जैसे वॉन्गलिंग के अंदर 9th स्टेप 10th स्टेप दिखाया जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही सेम टू सेम रेफरेंस दिया गया है, जिसके साथ लॉर्ड नाइगू कहते हैं कि ओरिजिन लैंड एक बहुत ही स्पेशल जगह है जिसे कि हमने रिफाइन किया है और फॉर्मेशन से फोर्टिफाइड किया है। वहाँ पे हमने स्पेस टाइम को छिपा दिया है और सारे ऑराज डिस्टर्बेंस को कम्प्लीटली कंसील कर चुका है। मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लू फेंग कब ब्रेक थ्रू किया है। मतलब सभी चीज़ें चोरी चुप के होने वाली हैं। अभी तक आपने देखा कि चैप्टर्स के अंदर कोई भी एक्साइटमेंट मौजूद ही नहीं है, मतलब कि कुछ है ही नहीं जिससे कि अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। जिसके साथ वहाँ पे वो कहता है कि लू फेंग की क्लोन अभी होमलैंड में है। एक बार उसने अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाया तो उसकी जो पावर्स होगी वो आउटसाइड वर्ल्ड को पता चल जाएगी, जिसको सुनकर लॉर्ड जिंग मैंग कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने वहाँ की सेक्लूडेड चैम्बर को पूरी तरह से लॉक कर दिया है और जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करेगा मैं उसको अलर्ट कर दूंगा। तो बाकी के अदर लॉर्ड्स भी हामी भरते हैं। युआन कहते हैं कि लॉर्ड लू फेंग की जो ब्रेक थ्रू है उससे सीक्रेट
रेटिंग रखना होगा, तभी हम अपने अटैक को जो कि उन सारे ह्यूमन बींग्स पर अटैक करेंगे तो वो सफल हो पाएगी। और लॉर्ड जिन अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट के साथ कहते हैं कि हमें अपने पूरे पावर से ह्यूमन एंसेस्टर पर ट्रैक करना होगा ताकि हम उन्हें अपनी कीमत चुका सकें। जिसके साथ लॉर्ड मिंग हुआ भी कहते हैं कि हाँ, ये वॉर सबसे डिवास्टेटिंग हुई है, काउंटलेस वर्ल्ड क्लस्टर्स टूट चुके हैं और कई सारे लाइव्स खत्म हो चुके हैं। हमें इसका बदला तो लेगा ही, हमें उनको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ पर वो बस एक नए लॉर्ड के इमरजेंस का वेट कर रहे थे। वो लू फेंग के इन इमरजेंस को छिपाना चाहते थे ताकि किसी को पता न चले और वो एकदम से अटैक करके जितनों को हो सके उतनों को मार सके। अगर लू फेंग एक्सपोज हुआ तो यहाँ पर ह्यूमन एंसेस्टर टेम्पररी रिट्रीट कर जाएंगे। अगर वो नहीं भी किए तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और अपने स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा लेंगे ताकि वो अपनी सरप्राइज अटैक से बच सके। अभी युवान कहते हैं कि पहले हमें लू फेंग के कंप्लीट ब्रेक थ्रू का वेट करना होगा। लू फेंग ने ब्रेक थ्रू तो किया लेकिन वो कंप्लीट ब्रेक थ्रू अभी नहीं किया था, जिसके साथ सातों लॉर्ड अपने लू फेंग के ही केव की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पर लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग अपने उन्हीं 15 क्लोन्स के बारे में बात कर रहा था। तो इस पार्ट को स्किप करते हैं क्योंकि आपको 15 क्लोन्स के बारे में ऑलरेडी पता था। अब लू फेंग ने आगे चलकर अपने ह्यूमन लाइफ एंड डेड डॉग को फिर से क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन बताया जाता है कि लू फेंग को लगा नहीं था कि लू फेंग ऐसा भी कुछ कर पाएगा। जब वो अपने डॉग को आधे रास्ते में था कंप्लीट करने में तो उसके साथ एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेनन होना शुरू हो जाती है। उसके चारों तरफ डीप एज्यूर एनर्जी घूमने लगती है और रून पैटर्न्स डायग्राम बनने लगती है और उनके चारों तरफ पैटर्न्स घूम रहे होते हैं। लू फेंग सेंस कर पाता है कि ये डीप एज्यूर असल में सुप्रीम लेवल की पावर्स हैं और ये डॉग ही हैं। और लू फेंग उन सारे प्रोसेस को क्लियरली देख पा रहा था। ये ह्यूमन एनर्जी थी जो कि इन्फिनाइट स्पेस की मोस्ट फंडामेंटल एनर्जी थी। लू फेंग पहले उसी को यूज़ किया करता था, लेकिन इस दफ़ा लू फेंग के पास वो एनर्जी खुद चल कर आ रही थी। मतलब लू फेंग के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर खुद ट्रांसफॉर्म हो रही थी। लू फेंग को रियलाइज़ हो जाता है कि भले ही ये इनकम्प्लीट डॉग हैं जो कि सुप्रीम लेवल पावर्स के अंदर हैं, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि मैं अभी तक सही रास्ते पे चल रहा हूँ और मुझे अपने मोस्ट क्रिटिकल पार्ट पे आ चुका हूँ तो उसको कंप्लीट करना ही होगा। और लू फेंग कहता है कि ये 100 मार्क्स की जर्नी अब सिंगल स्टेप में ख़त्म होने वाली है, चलो अब मैं अपनी पूरी ऑल आउट देने वाला हूँ। लू फेंग अपने ह्यूमन लाइफ एंड डेड डॉग को परफेक्शन तक ले जाने की कोशिश करता है, उनके सीक्रेट पैटर्न्स को और बनाने लगता है। वहाँ पे जो रून पैटर्न्स थे वो एज्यूरे ब्लैक और भी डीप होने लगते हैं। आउटर रीजन्स के अंदर पूरी तरह से पावर्स बढ़ने लगती हैं और वहाँ पर लू फेंग के अंदर वो रून पैटर्न्स समाने लगते हैं और वहाँ पर 3 और कलर्स आते हैं जो कि एक साथ मिलकर डीप एज्यूरे पैटर्न्स के अंदर ही समा चुके होते हैं। और लू फेंग की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सिस्टम भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और वो रून पैटर्न्स एकदम से गोल्डन लाइट में चमकना शुरू करती हैं और फाइनल स्टेप के साथ लू फेंग की बॉडी सिस्टम परफेक्टली कंप्लीट हो जाती हैं और वो रून पैटर्न्स अपने लू फेंग की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। लू फेंग की बॉडी चमकना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर ब्लड स्केल्स टावर्स के जैसे ही स्केल्स लू फेंग के बॉडी पे बन जाते हैं और उसके ऊपर एक फ्लॉलेस रून पैटर्न्स आ चुके थे। लू फेंग उसको देखने लगता है और लू फेंग कहता है कि ये मेरी एंडलेस एफर्ट के बाद वाली है और ये मेरी सबसे परफेक्ट डॉग है जिसको कि मैंने कंप्लेंट किया है। इस समय पे लू फेंग अपने आप को फील कर पा था, वो अपने अंदर की पड़ी हुई पावर्स को महसूस कर पा था। पास्ट में लू फेंग अपने सर्वाइवल के लिए क्लोन्स का यूज़ किया करता था, लेकिन फिलहाल में वो एक एग्जिस्टेंस बन चुका था जो इमॉर्टल बन चुका था। उसके डॉग के ऊपर वो बन चुका था, मारना है तो डॉग ख़त्म करो वरना वो नहीं मरेगा। लू फेंग अपने आप को ओमनीपोटेंट समझ रहा था, मतलब वो हर एक जगह होता है। जहाँ जहाँ डॉग है लाइफ एंड डेथ वहाँ वहाँ लू फेंग है। जहाँ पे लू फेंग इमोशंस के साथ सर्च हो जाता है और कहता है फाइनली मैंने अपने ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डॉग को क्रिएट कर ही लिया और एक सिंगल थॉट से वो डायग्राम गायब हो जाते हैं और वो जितने भी होते हैं डायग्राम्स वो लू फेंग के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। और लू फेंग ने फाइनली 2.5 बिलियन एपर्स के साथ ब्रेक थ्रू किया। अब भले ही 2.5 एपोज अंदर के समय हुआ है लेकिन बाहर में सिर्फ कुछ ही एपोज ही की गुजरे थे, मतलब कि यहाँ पे बाहर में सिर्फ 2000 एपोज ही गुजरे होते हैं और इतने शॉर्ट टाइम में वॉर का टाइटल नहीं बदलने वाला था। और लू फेंग ने ऑरिजिन ब्रेक थ्रू कर दिया है तो यार वो अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को ही बचा सकता है। और तभी लॉर्ड जिंग में आते और कहते हैं लू फेंग तुम्हारे इस स्टेप के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब यहाँ पे हमें कम्प्लीटली ये नहीं बताया गया है कि लू फेंग ने कंप्लीट ब्रेक थ्रू किया या फिर नहीं, लेकिन इतना समझ लेते हैं कि हाँ लू फेंग ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो एक लॉर्ड बन चुका है। माफ़ करना आज कुछ ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब थी,
मतलब आपको आवाज़ से पता चल रही होगी, इसलिए थोड़ा सा लाइक्स ज़्यादा दे देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।